पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 10 तक देखे थे। अभी हम लोग पेज नंबर 11 से देखते हैं। कहता है हम अधिकांश पौधों को 3 स्ववर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। दूसरा नंबर क्वेश्चन है खरपतवार पौधे होते हैं। ऑप्शन ए है कृषक सहायक पौधा, ऑप्शन बी है अनचाहे उगे पौधे, ऑप्शन सी है औषधि देने वाले पौधे और ऑप्शन डी है उपयोगी पौधे। इसका आंसर है ऑप्शन बी अनचाहे उगे पौधे। जो खरपतवार पौधा होता है वो अनचाहे उगे पौधे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है सुझाव पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे इसीलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या 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 है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। ऑप्शन ए है इनका तना कठोर होता है, ऑप्शन बी है तना काफ़ी मोटा होता है, ऑप्शन सी है इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर ए लिया है 1 और 3 सही है। मतलब इनका तना कठोर होता है ये सही है और इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से ही निकलती है ये और सही है। झाड़ी पौधे की पहचान करने के लिए दिया गया है जिसमें ऑप्शन ए और 3 सही है, दो गलत है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ी कहते हैं। चित्र 4.3 का बी में दिया हुआ है। विसर्पी लता के बारे में असत कथन की पहचान करें। इसका ऑप्शन ए है इनका तना सुदृढ़ होता है, बी है यह सीधा खड़े नहीं हो सकते हैं और सी है ये भूमि पर फैले होते हैं और डी है तना कमजोर होते हैं। ऑप्शन ए है इनका तना सुदृढ़ होता है। विसर्पी लता के बारे में असत कथन की पहचान करने के लिए बोलता है इसका तना सुदृढ़ होता है, ये कथन असत्य है। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है विसर्पी लता की जो मुख्य विशेषता यह होती है कि इसका तना कमजोर और लचीला होता है जिससे पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। पौधे कौन कौन से होते हैं? शाक, झाड़ी, वृक्ष, उपरोक्त सभी। तो पौधे जो है शाक, झाड़ी, वृक्ष, उपरोक्त सभी होते हैं। हम अधिकांश पौधों को 3 स्ववर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें 4.3 में दर्शाया गया है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं। चित्र 4.3 का ए में दिया हुआ है और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं कहलाते हैं शाक, आरोही, आरोही और झाड़ी। तो क्या कहलाते हैं? आरोही कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो अन्य वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं आरोही पौधे कहलाते हैं। कहता है कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। 7 नंबर क्वेश्चन है जल का संवहन किसके द्वारा होता है? ए है मूल, बी है पत्ती, सी है तना और डी है B+C। तो इसका सही आंसर होगा तना। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो तना के द्वारा होता है। एक क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है 1 नंबर कथन कहता है तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अनुभाग तक पहुंचाता है। बी नंबर कहता है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो ऑप्शन लिया है ऑप्शन सी लिया है, दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है और पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसका आगे हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ एक क्रियाकलाप हमने देखा कि जल जो है तने में ऊपर की ओर चढ़ता है अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही के भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से एकत्रित हो जाते हैं परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने देखा जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, पत्ती
जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का हास्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने एवं पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जल करती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग पूरे पौधे को पानी का संचलन करता है? तो अभी हम लोग देखेंगे तना जो है पूरे भाग को जो है पानी का संचालन करता है। आगे है, हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा हास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है कहलाता है पर्णविरित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्णविरित कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? पर्णविरित कहलाता है। कहता है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णविरित कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती के जो है चपटे हरे भाग को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। और आगे देखते हैं, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णविरित कहलाती है और पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये नंबर में पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। या जलिका रूपी अथवा समांतर हो सकते हैं। बी नंबर में है पत्ती में पर्णविरित और फलक होते हैं। और सी नंबर में है कि पत्तियां सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है। डी में इनमें से कोई नहीं है और आंसर लिया है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पत्ती में पर्णविरित और फलक होते हैं, ये कथन सही है। चलिए सर, पत्ती की रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटी शिरा दिखाई देती है? इसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसे शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णविरित कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। और पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा मंड का संश्लेषण करती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य की पहचान कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है। जड़ें पौधों को मिट्टी में दृढ़ता को जमाए रखती है। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मसलादार होती है। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए इसका देखते हैं। कहता है जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज की पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें जो है पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। रेशेदार जड़ प्रणाली आमतौर पर एक बीजीय पत्री पौधों में पाई जाती है जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है, न कि जलिका रूपी शिरा विन्यास। जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसलाधार होते हैं। आगे है, निम्न में से कौन एक जड़ नहीं है? ऑप्शन ए है गाजर, टेपियोका, चुकंदर और आलू। आलू एक जड़ नहीं है। चलिए इसका हम लोग आगे देखते हैं। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है और तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम या एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। आलू एक जड़ नहीं है बल्कि यह एक संश्लेषित तना है जिसे कंद कहते हैं। 15 नंबर में है, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, जल और सूर्य प्रकाश। तो ऑक्सीजन जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, हमने अध्याय 1 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग का एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाती है।
16 नंबर क्वेश्चन है, जरें मिट्टी से अवशोषित करती है। गैस, पानी, खनिज और भोजन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। पानी और खनिज जो है जरें मिट्टी से अवशोषित करती है। कहता है जरें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित हो रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर का भाग नहीं है। परागकोश जो है स्त्री केसर का भाग नहीं है। नीचे कुछ चित्र दिया हुआ है स्त्री केसर के भाग का, आगे हम लोग देखते हैं। पुंकेसर का भाग नहीं है। पुंकेसर का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है परागकोश, बी है परागकण, डी है तंतु, सी है तंतु और डी है वर्तिकाग। तो जो पुंकेसर का भाग नहीं है ऑप्शन डी वर्तिका। ठीक है, इसका देखिए कुछ इसमें पुंकेसर के भाग का कुछ चित्र दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं बीजांड पाया जाता है। ऑप्शन ए में है वर्तिकाग्र में, और बी है अंडाशय में, सी है वर्तिका, ए में है वर्तिका और डी में है परागकोश। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बीजांड पाया जाता है वो अंडाशय में पाया जाता है। चलिए, अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की एक आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है? इन्हें बीजांड कहते हैं। अतः अंडाशय में बीजांड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन कौन है? पुष्पों की संरचना सदैव समान नहीं होता है। स्त्री केसर सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है। पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या समान नहीं होती है। कुछ पुष्पों में पुंकेसर स्त्री केसर एवं अन्य संरचना अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन की पहचान करने के लिए स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग अंडाशय होता है? यह असत्य कथन है, ऑप्शन बी। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। फूलों की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में अलग अलग होती है। कुछ फूलों में पुंकेसर नर प्रजनन अंग और स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग की संख्या बराबर होती है। लेकिन कई फूलों में आगे देखिए ऐसा नहीं होता है। कुछ फूलों में पुंकेसर स्त्री केसर या दोनों अनुपस्थित हो सकते हैं, जिससे वह एक लैंगिक यूनिसेक्सुअल हो जाते हैं। अध्याय 5 में है शरीर में गति। शरीर की गति के कौन कौन से प्रकार हैं? चलना, टहलना, दौड़ना और उड़ना। उपरोक्त सभी है। ठीक है, कहता है इसमें चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और एवं तैरना इत्यादि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीकों में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते जबकि सांप जो है रेंगता है और मछली तैरती है? सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें जो आंसर लिया है एक का हो जाएगा, मनुष्य का हो जाएगा ए बी डी सी, ए बी डी सी। मनुष्य जो है चलता है, मछली तैरता है, सांप रेंगता है, पक्षी उड़ता है। ठीक है, नीचे भी वही दिया हुआ है। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी संधि कहलाता है। वह स्थान जहाँ पर शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से घुमा या मोड़ सकते हैं क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। कहता है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। इन स्थानों को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्दन या तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है कंदुक खलिका संधि, ऑप्शन बी है धुराग्र संधि, ऑप्शन सी है संधि और ऑप्शन डी है हिंज संधि। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, धुराग्र संधि। मतलब गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि बोलते हैं। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या बोलते हैं? धुराग्र संधि बोलते हैं। गर्दन तथा धुराग्र संधि कहते हैं इनके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों के कारण को करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है, एक अस्थि का गोल हिस्सा दूसरे अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता रहता है। और बी है, उपरोक्त प्रकार की इस संधि को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसका जवाब आंसर होगा डी, ना ही 1 और ना ही 2। दोनों कथन असत्य है। ठीक है, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। चित्र 5.3। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छलने में घूमती है। बी में है कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। डी में हिंज, इसको कब्जा संधि में केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। कोहनी में धुराग्र संधि होती है। ऑप्शन आंसर लिया डी, कोहनी में धुराग्र संधि होती है, ये कथन असत्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कुछ इसमें आप फिगर दिया हुआ है धुराग्र संधि का। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, चित्र 5.4 में है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज मतलब कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। कोहनी में जो है हिंज संधि होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कोहनी में जो है कौन सा संधि होता है। कोहनी जो है हिंज संधि का एग्जाम्पल है। हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना किस संधि के कारण होता है। कंदुक खल्लिका संधि, धुराग्र संधि, डी में हिंज संधि। जो हाथ का वृत्ताकार घुमावदार होना जो है वो कंदुक खल्लिका संधि होता है। ऑप्शन ए सही इसका जवाब है। इसका चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए कंदुक खल्लिका संधि बनाना चित्र 5.2 में दिया हुआ है। चित्र अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहनी एवं घुटना में कौन संधि होता है। अचल संधि, हिंज संधि, कंदुक खल्लिका संधि, धुराग्र संधि। ऑप्शन हो जाएगा बी, हिंज संधि। ठीक है, कोहनी में जो है कौन सा संधि होता है, हिंज संधि होता है। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देती है। कोहनी में हिंज या कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसा संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य हड्डी किस संधि का उदाहरण है। बी में है कंदुक खल्लिका संधि, बी में है ए में है कंदुक खल्लिका, बी में धुराग्र, सी में अचल और डी में हिंज संधि। तो ऊपरी जबड़े एवं कपार के मध्य हड्डी जो है वो अचल संधि का उदाहरण है। इसका चलिए एग्जाम्पल देखते हैं डिस्कशन। हमारे सिर के अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की किसकी आकृति प्राप्त होती है। धमनी में हुई क्षति की और दूसरी में अस्थि में हुई क्षति की। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और ऑप्शन डी है सी है केवल एक और दो। डी में है ना ही एक और ना ही दो। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। अस्थि में हुई क्षति की एक्सरे चित्र से हमारे शरीर में किसकी आकृति प्राप्त होती है, केवल दो, अस्थि में हुई क्षति की। कहता है कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्पेल कहते हैं। कार्पेल जो है ऑप्शन ए है अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी वक्ष, बी में है अनेक छोटी छोटी अस्थियां बनी पैर, सी में है अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी कलाई, डी में है अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी ट्रखना। सी नंबर में ऑप्शन आंसर होगा सी, अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी कलाई। कार्पेल किसको बोलते हैं, अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी कलाई। और कहता है आपकी मध्यमा उंगली में कितनी अस्थियां हैं। अपनी हथेली के पीछे भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। ठीक है, कार्पेल जो है अनेक छोटी छोटी अस्थियां से बनी कलाई को कार्पेल बोलते हैं। हम शरीर के अस्थियों के आकार को कैसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हम शरीर की अस्थियों के आकार को कैसे देख पाते हैं। ए में एक्सरे द्वारा, बी में फोटोस्टेट, सी में अल्ट्रासाउंड, डी में MRI द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा एक्सरे हो जाएगा, एक्सरे के द्वारा। इसका चलिए, शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तो पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पसलियाँ की संख्या होती है। ए में है 12, बी में है 23, सी में है 24, डी में है 29। तो जो पसलियाँ हैं इनकी संख्या होती है 24। ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
कहता है पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है, यह वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। एक इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, अतः कुल 24 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। चौथा नंबर में निम्नलिखित में से असत्य कौन है? ए नंबर में है पसलियाँ वक्ष एवं मेरुदंड से जुड़ी होती है। बी नंबर में पसलियाँ की संख्या 12 होती है। सी नंबर में पसलियाँ हृदय की सुरक्षा प्रदान करती है। डी है इनमें से सभी, ऑप्शन बी हो जाएगा, पसलियाँ की संख्या 12 होती है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई है, वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है, अतः कुल 24 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। पेज नंबर 15 तक देखें। क्वेश्चन 15 जो है अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे।